हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज से हम लोग यहाँ पर बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो सीरीज रहेगी आपकी टॉप 250 एमसीक्यूज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे थ्रू आपका बेसिकली जो भी आरबीआई का सिलेबस रहता है, ठीक है। इसके बाद में हम फाइनेंस यहाँ पर और देन इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज भी शुरू करेंगे और भी कुछ इनिशिएटिव्स प्लान है जो धीरे धीरे हम आपके सामने रिवील करेंगे। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा स्टैटिक पार्ट जिन लोगों को नहीं पता है मैं पहले ही बता देती हूँ, आरबीआई कोर्स में जाओगे पूरा मैनेजमेंट 100% कवर्ड है। अगर आपको लगता है कि भाई चैप्टर वाइज पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट सेक्शन आपको सर्च करना होगा। अदरवाइज कोर्स में मैंने वन शॉट कर उन्हीं हमारे हर एक चैप्टर को क्या किया है, मर्ज कर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो विच एवर वे यू वांट टू स्टडी यू कैन स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास के साथ में। तो यहाँ पर आज हम लोग करेंगे बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन क्या है, a textile manufacturing firm notices that despite paying competitive wages, productivity is low and worker turnover is high. The management decides to form small groups, involve workers in setting production targets, recognize team achievements publicly. This approach aligns most closely with the conclusion of which study? Option A, Time and Motion Study by Taylor. Option B, Hawthorne Studies. Option C, Bureaucratic Management by Weber. Option D, Principle of Administrative Management by Fayol. और ऑप्शन ई, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो अब आपको बताने कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत ही कॉम्पिटिटिव वेजेस पे कर रहे हैं, मतलब ज्यादा वेजेस नहीं दे रहे। फिर हमारे पास में प्रोडक्टिविटी भी कम है और वर्कर्स जल्द से जल्द जॉब छोड़कर जा रहे हैं। टर्नओवर का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारे जो एम्प्लॉयज है वो जल्दी जल्दी यहाँ पर जॉब छोड़ रहे हैं। एंड देन ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि वो स्मॉल ग्रुप्स बनाएंगे जहां पर वर्कर्स अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को सेट करेंगे और इनको टीम अचीवमेंट पब्लिकली यहाँ पर रिकॉग्नाइज की जाएगी। तो ये अप्रोच आपकी किसके साथ वर्क करेगी, इसका आंसर है हॉथॉर्न स्टडीज। तो यहाँ पर हमारे पास में आप बेसिकली देखेंगे कि जो सिनेरियो है वो एक ऐसी सिचुएशन डिसाइड करता है जहाँ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स काफी कम है, गिर रहे हैं और हमारे पास में वर्कर्स के जो हैं उनका कोई भी मोटिवेट नहीं है, मोटिवेशन उनको नहीं मिल रहा यहाँ पर जॉब करने के लिए या रिटेन होने के लिए। सो बेसिकली हमारे पास मैनेजमेंट क्या करता है, अपना जो फोकस है वो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ डालता है, जहां पर इन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, वर्कर्स को टारगेट सेटिंग में रखा और पब्लिक रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना शुरू करा। तो यहाँ पर हॉथॉर्न स्टडीज जो कि एल्टन मायो ने कंडक्ट की थी, किसने कंडक्ट की थी, एल्टन मायो ने कंडक्ट किया था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी 1920s और 30s में। यहाँ पर आप इनको कोर कंक्लूजन देखेंगे जिसमें ये बोलते हैं कि सोशल डायनेमिक्स जो हैं वो आपके मैटर करते हैं। क्या मैटर करता है, सोशल डायनेमिक मैटर करते हैं। इनका कहना है कि हमारे पास में वर्क एक ग्रुप एक्टिविटी है और इनफॉर्मल सोशल ग्रुप्स यहाँ पर वर्कर के आउटपुट को अफेक्ट करते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स की बात आती है कि जो रिकॉग्निशन हो रहा है वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, फीलिंग वैल्यूड हमें प्रोवाइड करता है, जो कि प्रोडक्टिविटी को ड्राइव करेगा इफेक्टिवली हमारे पास देन फिजिकल वर्किंग कंडीशंस या प्योरली फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फिर बात करते हैं पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की, जहां पर वर्कर्स हमारे डिसीजन लेते हैं कि कैसे वो ज्यादा इन्वेस्टेड फील करेंगे आउटकम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, टाइम एंड मोशन स्टडी क्या बात करता है टेलर का, ये यहाँ पर फोकस करते हैं एंटायरली आपकी फिजिकल एफिशिएंसी के ऊपर, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ट्रीटिंग ह्यूमन ऑलमोस्ट लाइक मशीन पार्ट्स। तो इनका बिलीव ये है कि मोटिवेशन यहाँ पर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल इंसेंटिव से ड्राइव होता है। ये आपके टीम डायनेमिक्स या सोशल रिकॉग्निशन के ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं कर रहे। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट बाय वेबर, तो मैक्स वेबर की थियरी यहाँ पर रिजिड हायरार्की की बात करती है, जिसमें ये बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट रूल्स बनाओ, फॉर्मलाइज करो प्रोसीजर्स को, इम्पर्सनल रिलेशनशिप बनाओ। तो छोटे छोटे ग्रुप्स यहाँ पर हम बनाते हैं कोलैबोरेटिव टारगेट सेटिंग के लिए। पर्सनल रिकॉग्निशन डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करता है इम्पर्सनल टॉप डाउन नेचर को स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी का। और लीनियर प्रोग्रामिंग, यहाँ पर हमारे पास में आप देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है आपके पास में, देखो सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं डिजायर्ड आउटकम को या फिर इनडिजायर्ड आउटकम को आपका मिनिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और ऑप्शन बच गया यहाँ पर
वो क्या है आपका ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी कहता है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बाय फ्योल। तो यहाँ पर हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स थे, 14 प्रिंसिपल्स, जैसे एस्पिरिट डी कॉर्प्स था, तो ये टीम स्पिरिट के ऊपर काम करते हैं। ओवरऑल फ्रेमवर्क आपका टॉप डाउन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कमांड कंट्रोल के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास में करेक्ट आंसर क्या है, बी हो जाएगा। सबसे पहले फर्म जो है वो वेल पे करे और यहाँ पर इसके पास लो प्रोडक्टिविटी होगी, तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स आर टू प्ले है। देन यहाँ पर एल्टन मायो फाउंड करते हैं कि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी प्रोडक्टिविटी को पे से ज्यादा अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे सिनारियो में स्मॉल ग्रुप से इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स बनेंगी, वर्कर टारगेट करेंगे, पार्टिसिपेशन, पब्लिक रिकॉग्निशन होगा और सोशल नीड्स की तरफ अब हम आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a project manager is using a technique that requires 3 time estimates for each task to calculate expected duration and probability of project completion. The project involves high uncertainty in research and development. Which technique is being used? Critical path method, linear programming, program evaluation and review technique, different piece wage plan, functional foremanship. तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास में 3 एस्टिमेट्स हैं, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और आपका पेसिमिस्टिक, हर टास्क के लिए, ताकि ये पता चले कि कितना टाइम लगेगा और प्रोजेक्ट यहाँ पर कब तक कंप्लीट हो पाएगा। तो प्रोजेक्ट में हमारे पास हाई अनसर्टेनिटी है R&D में, तो अब ये कौन से टेक्निक यूज करेंगे, ये यूज करें प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसमें कि हमारे पास में 3 टाइम एस्टिमेट्स लिए जाते हैं। PERT आपका एक्सप्लिसिटली क्या यूज करेगा, एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज करता है। 3 डिस्टिंक्ट टाइम एस्टिमेट्स हैं, हर एक एक्टिविटी के लिए कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन आपकी कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम होता है। अनसर्टेनिटी की बात करें तो हाई अनसर्टेनिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब हाई अनसर्टेनिटी में PERT जो है वो स्पेसिफिकली आपका नॉन रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए काम करता है, जहां टास्क ड्यूरेशन हाईली अनसर्टेन है। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ हम जाते हैं। मैनेजर्स कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है किसी प्रोजेक्ट को एक स्पेसिफिक डेडलाइन के साथ में कंप्लीट करने की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में आंसर क्या है, सी है। अच्छा, क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या होता है, जो कि आपका PERT से काफी सिमिलर है। देखो यहाँ पर हम नेटवर्क शेड्यूलिंग तो यूज करते हैं, लेकिन CPM में एक सिंगल डिटर्मिनिस्टिक आप टाइम एस्टिमेट यूज करते हैं हर टास्क के लिए। तो रूटीन प्रेडिक्टेबल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि मान लो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर टास्क टाइम हमें हिस्टोरिकल सर्टेनिटी से पता होगा कि अच्छा 5 फ्लोर बनाने में तो इतना टाइम लग जाता है कर। ओके, देन लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, तो यहाँ पर एक मैथमेटिकल टेक्निक था जैसे बताया था। इसके अलावा डिफरेंट पीस वेज प्लान होता है। अब ये यहाँ पर हमारा कॉम्पनसेशन सिस्टम है, क्या है ये, कैसे कॉम्पनसेट करना है। तो कॉम्पनसेशन सिस्टम आपका FW टेलर ने डिजाइन किया, जिसमें कि यहाँ पर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट हम एक हाई पर यूनिट रेट पे करते हैं टू एफिशिएंट वर्कर्स, जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट मीट करेंगे, और लोअर रेट रहेगा जो लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ताकि हम मैक्सिमम प्रोडक्शन को मोटिवेट कर पाए। फिर आते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। यहाँ पर क्या होगा, ये आपके FW टेलर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जहां एक वर्कर ऑर्डर ले रहा है 8 स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर से, 4 लोगों से लेगा प्लानिंग के लिए, 4 लोगों से यहाँ पर लेगा एग्जीक्यूशन के लिए, रेदर देन कि एक सिंगल डायरेक्ट बॉस हो और यहाँ पर डिवीजन हो लेबर का, ना कि प्रोजेक्ट टाइमलाइंस का, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके लिए देखेंगे कि PERT हमारे 3 एस्टिमेट्स यूज करता है, प्रोबेबिलिस्टिक है, सूटेड फॉर अनसर्टेन, यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट एक सिंगल एस्टिमेट यूज किया जाता है, डिटर्मिनिस्टिक है, सूटेड फॉर रूटीन प्रोजेक्ट्स। R&D प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो हाई वेरिएबिलिटी रखते हैं, PERT यहाँ पर आपका एक आइडियल फिट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट जाते हैं। एक CEO है जो कि डिसाइड करते हैं कि ऑल मेजर डिसीजंस विल बी मेड ओनली बाय द बोर्ड एंड डिपार्टमेंट हेड्स हैव नो अथॉरिटी टू अप्रूव बजट्स। अकॉर्डिंग टू फ्योल, दिस कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इज यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, सेंट्रलाइजेशन, इक्विटी, एस्पिरिट डी कॉर्प्स।
अब आपको बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा सेंट्रलाइजेशन। क्यों होगा इसका आंसर सेंट्रलाइजेशन? देखो, हेनरी फॉल का कहना है कि सेंट्रलाइजेशन आपका कंसंट्रेशन है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपकी सीईओ लेवल और या फिर टॉप मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास में इस सिनेरियो में जो कंपनी के बोर्ड हैं वो क्या कर रहे हैं, वो होर्डिंग कर रहे हैं सभी मेजर डिसीजन पावर की, जिसमें कि जो हमारे डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनके पास जीरो अथॉरिटी है। तो वो अब यहाँ पर अपने खुद के बजट भी एक्चुअली में अप्रूव नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास में सेंट्रलाइजेशन बन जाएगा, ठीक है। तो फेयोल ने एक्चुअली जो एडवोकेट किया था फॉर अ बैलेंस किया था कि एक प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन जो वो होगा वो हमारे साइज और नेचर के अकॉर्डिंग होगा बिजनेस के, ठीक है। अच्छा, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, यहाँ पर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर यहाँ पर पर्सन से मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग वाले और सेल्स वाले दोनों मिलकर हमारे एक एम्प्लॉय को बता रहे हैं कि क्या करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे रिपोर्ट वो किसी एक को करेंगे और केवल एक डायरेक्ट सुपरवाइजर रहेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट ना आए। जैसे प्रोडक्शन में क्या करना है, अब ये बात मार्केटिंग वाले अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं और सेल्स वाले अपने अकॉर्डिंग। तो प्रोडक्शन वाले जो पर्सन है वो प्रोडक्शन वाले सुपरवाइजर के पास या प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाएंगे, ना कि मार्केटिंग या फिर सेल्स वालों की बात सुनेंगे। अगर इन्हें कोई भी डिस्कशन करना है तो वो यहाँ पर किससे करेंगे, इनके सुपरवाइजर से, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अब इसमें क्या है आपके पास, आप किसे रिपोर्ट कर रहे हैं, ना कि ओवरऑल कंपनी की पावर कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है। स्केलर चेन में अब यहाँ पर ये हमारा फॉर्मल अनब्रोकन लाइन होता है अथॉरिटी का, और कम्युनिकेशन आपकी टॉप एग्जीक्यूटिव से लोएस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉइज की तरफ जाती है। तो हायरार्की को ये मैप आउट तो कर रही है, लेकिन ये डिफाइन नहीं कर रही कि कैसे जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आपकी टॉप में रखी जाएगी या फिर हम डेलीगेट करेंगे। देन आता है आपके पास में इक्विटी। इक्विटी में हमारे पास मैनेजर्स को बोला जाता है कि सभी एम्प्लॉइज को आपको इक्वल ट्रीट करना है, फेयरली, काइंडनेस के साथ, जस्टिस के साथ और लॉयल्टी और डिवोशन लेकर आना है। मैनेजरियल बिहेवियर की बात करते हैं। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ये हमारे पास में यहाँ पर प्रिंसिपल एम्फेसाइज करेंगे नीड की आपको एक टीम बिल्ड करनी है और हार्मनी मेंटेन करनी है, टीम स्पिरिट मेंटेन करनी है और यूनिटी होनी चाहिए अमंग वर्कर्स। सो यहाँ पर आप देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल किसमें होती है, सेंट्रलाइजेशन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैनेजर इज नोन फॉर हिज यूनिक वे ऑफ हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग टास्क different from another manager trained the same way. This illustrates management as a science, a profession, an art, a discipline और a process. तो अब आपको बताने हैं कि हमारे पास में इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैनेजर क्या देखते हैं, अब वो अपना एक यूनिक वे रख रहे हैं कि भाई कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें हैंडल करना है। तो ये एक आर्ट होगी। क्यों होगी, आर्ट क्या है, स्किलफुल और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग नॉलेज की, ताकि आप डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर पाओ। तो यहाँ पर हमारे पास एक की कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई मैनेजमेंट एज एन आर्ट की। सो ये केस स्टडी यहाँ पर डायरेक्टली बोल रही है कि भाई हमारे पास में एक अलग से तरीका है मैनेजर का कि वो अपने हिसाब से काम करते हैं, दूसरे मैनेजर जो कि सेम वे में ट्रेंड थे उनका अलग है। तो आर्ट यहाँ पर दो पेंटर्स में लर्न करते हैं एग्जैक्टली कि कैसे सेम ब्रश की टेक्निक्स को यूज करना है, लेकिन फाइनल पेंटिंग दोनों की डिफरेंट आएगी। सिमिलरली जो मैनेजर्स हैं वो थियोरेटिकल नॉलेज लगाते हैं अपनी खुद के यूनिक पर्सनल स्टाइल में, बेस्ड ऑन की उनके इंडिविजुअल इंट्यूशंस क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में मैनेजमेंट एज अ साइंस में क्या होगा कि अगर मान लो ये बोलते यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं जो कि एग्जैक्ट यहाँ पर सेम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको देता, तो इसमें हमारे पास में जैसे कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है तो वो हमारे पास मैनेजमेंट एज अ साइंस देता। और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पर ये बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड डिग्री है जैसे मेडिकल लाइसेंस है, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है इनकी जॉब में या फॉलो करेंगे कोई फॉर्मल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये हमारे पास में मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की तरफ लेकर जाएंगे। ओके, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। In an organization, a subordinate reports to two different bosses. In an organization, a subordinate reports to two different bosses. One for quality, one for production speed.
Contradictory instructions lead to confusion. Which principle is violated? Unity of direction, unity of command, scalar chain, equity और order. अब आप बताएंगे कि यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए. एक सबऑर्डिनेट है और दो डिफरेंट बॉसेस हैं. अभी हमने देखा था यूनिटी ऑफ कमांड हमारे पास में क्या था कि एक ही बॉस से सारे इंस्ट्रक्शंस आने चाहिए, राइट. तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो आपका वायलेट हो रहा है और हमारे पास में हेनरी फ्रॉल का प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोल रहा था कि एक एम्प्लॉय को केवल एक ही डायरेक्ट सुपरवाइजर देना चाहिए ताकि इंस्ट्रक्शंस वहीं से मिले और आपके एक सिंगल पर्सन से आ रहे हैं. तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट दो लोगों को रिपोर्ट कर रहा है. अगर सबऑर्डिनेट दो डिफरेंट बॉसेस को रिपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं. एग्जैक्ट प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से हमारे प्रिंसिपल को डिजाइन किया था कि ये प्रॉब्लम नहीं होने देनी है. ठीक है, ओवरलैपिंग ड्यूटीज की, कंफ्यूजन या फिर ब्रेक डाउन डिसिप्लिन का, डिफिकल्टी फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी. अब आ जाए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की तरफ. सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होगा, ये हमारे पास में आपका पर्सनल कि एक एम्प्लॉय जो है वो एक ही बॉस है. ठीक है, वन एम्प्लॉय इज इक्वल टू वन बॉस. तो इट इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी की वन डिपार्टमेंट ऑफ गोल इज इक्वल टू वन प्लान वन हेड. मतलब देखो एंटायर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो ये आपका काम करेगा सेम प्रमोशनल गोल के अंडर वन यूनिफाइड स्ट्रेटेजी. ऐसा नहीं है कि कॉम्पीट करेंगे सब गोल्स के साथ. फिर आता है स्केलर चेन. तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मल अनब्रोकन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बनती है. अथॉरिटी हमें टॉप एग्जीक्यूटिव से मिलती है डाउन टू द लोएस्ट रैंक और ये हमें हायरार्की बताते हैं बट स्पेसिफिकली हमें यहाँ पर डील करना है कंफ्यूजन ऑफ डुअल रिपोर्टिंग के साथ में. सो ये डिक्टेट करेंगे कि कैसे मैनेजर्स जो हैं वो ट्रीट करें सभी वर्कर्स को फेयरनेस, जस्टिस और इम्पार्शियलिटी की तरफ. ठीक है, ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर में हमारे पास में बात आती है कि भाई हर एक चीज अपनी यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन. तो इट इज अबाउट कि फिजिकल ऑर्डर, मटेरियल्स जहां पर वो बिलोंग करते हैं. सोशल ऑर्डर में राइट पर्सन इन द राइट जॉब होना चाहिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो यूनिटी ऑफ कमांड में सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस. वायलेट करना है, वायलेट करेंगे अगर तो अंडरमाइन करेगा अथॉरिटी को, वीकन करेंगे डिसिप्लिन, क्रिएट करेंगे केओस जो कि आपके सिनेरियो में डिस्क्राइब भी किया गया है. अब नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजरियल रोल्स और इंसेंटिव सिस्टम्स के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो a manager sets target and decides on new product launches for next 5 years. According to Mintzberg, the manager is primarily acting in which decisional role? Negotiator, error handler, resource allocator, entrepreneur, figurehead. तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए. एक मैनेजर ने टारगेट सेट करे और डिसाइड करा कि नए प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे हमारे पास, कौन कौन से हैं वो हमारे पूरे 5 साल के अंदर अंदर. तो मिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग जो मैनेजर हैं वो किस डिसीजनल रोल में काम कर रहे हैं, ये यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर रोल में काम कर रही हैं. क्यों, क्योंकि मिन्सबर्ग के फ्रेमवर्क में मैनेजरियल रोल्स को हमने 3 कैटेगरीज में रखा. कौन कौन सी हैं आपकी, जिसमें कि हमारे पास में देखो एक आती है इंटरपर्सनल, एक आती है इंफॉर्मेशनल और एक आती है डिसीजनल. और एंटरप्रेन्योर का जो रोल होता है वो डिसीजनल कैटेगरी में आता है जहां पर मैनेजर एक इनिशिएटर बनते हैं. यहाँ पर वो एक डिजाइनर बनते हैं, ड्राइवर बनते हैं चेंज और इनोवेशन के. तो वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कौन से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कैसे लॉन्ग टर्म टारगेट सेट किए जाएंगे नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए. और जो मैनेजर हैं वो प्रोएक्टिवली यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, प्लानिंग करते हैं फ्यूचर ग्रोथ की. और यही हमारे पास में यहाँ पर आपसे पूछा गया था, राइट. एरर हैंडलर कौन होते हैं, ये होते हैं आपके यहाँ पर डिस्टर्बेंस हैंडलर. तो जो डिसीजनल रोल होता है इसमें हमारे पास अनएक्सपेक्टेड अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई क्राइसिस सिचुएशन आ गई, कोई सीवियर कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए तो हमारे पास में सडन स्ट्राइक या सप्लाई चेन कोलैप्स जैसे अभी प्रॉब्लम्स आई हैं. आपने देखा होगा नोएडा में, सूरत में, पानीपत में अलग अलग जगह पर वर्कर्स की स्ट्राइक होते हुए देखने के लिए मिल रही है. तो यहाँ पर पुटिंग आउट फायर्स के बारे में रेदर देन प्रोएक्टिवली प्लानिंग अ 5 ईयर प्रोडक्ट लॉन्च. रिसोर्स एलोकेटर, यहाँ पर हमारा जो डिसीजनल रोल है उसमें क्या आएगा, डिसाइड करना है कि हमारे पास में जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं जैसे बजट, स्टाफ, टाइम, इक्विपमेंट्स, ये हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो जब हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो रिसोर्सेज चाहिए,
तो एक्ट ऑफ इनिशिएटिंग द न्यू प्रोडक्ट लाइन इटसेल्फ इज एंटरप्रेन्योर। फिर हमारे पास में और क्या क्या चीजें आती हैं, नेगोशिएटर होते हैं। तो जो डिसीजनल रोल होता है उसमें रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को मेजर नेगोशिएशन में, जैसे बार्गेनिंग कर रहे हैं लेबर यूनियन के साथ या वर्कआउट कर रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट पर विद मेजर सप्लायर। एंड फिगर हेड क्या होता है, इंटरपर्सनल रोल्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर कि हमारे पास परफॉर्मिंग सेरेमोनियल और सिंबॉलिक ड्यूटीज, जैसे कि हमारी प्रेसिडेंट होती हैं, ठीक है, तो ये आपके पास में ग्रीट करना एक विजिटिंग डिग्नेटरी को, साइन करना लीगल डॉक्यूमेंट्स, कटिंग करना रिबन्स की किसी न्यू फैसिलिटी में, ये सारा आ जाता है। क्लियर है? तो एंटरप्रेन्योर, इनिशिएटर एंड डिजाइनर ऑफ इनोवेशन एंड चेंज बनेंगे। स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट लॉन्च यहाँ पर 5 साल के लिए आपका इसी कैटेगरी में फॉल करता है। तो इंटरपर्सनल रोल्स में फिगर हेड होते हैं, लीडर होते हैं, लाइसेंस होते हैं। इंफॉर्मेशनल रोल में मॉनिटर होते हैं, डिसैमिनेटर होते हैं। डिसीजनल रोल में एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर और रिसोर्स एलोकेटर आते हैं। सारा पढ़ा रखा है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लास डेफिनेटली देख लेना, तब क्वेश्चन सॉल्व करना तो ज्यादा आसान लगेंगे, अदरवाइज टफ लगेंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योर यहाँ पर इनिशिएटर होते हैं चेंज या इनोवेशन के, एरर हैंडलर करेक्टिव एक्शन लेते हैं क्राइसिस में, शेड्यूलिंग टाइम और मनी की बात करें रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर डील करते हैं एक्सटर्नल यूनियंस और सप्लायर्स के साथ में। नेक्स्ट जाते हैं, a factory supervisor implements Taylor's differential piece wage plan because workers are producing less than standard. What is the most likely outcome? So all workers earn the same regardless of output. Efficient workers earn more, motivating improvement. Workers collectively bargain to reject it. Supervisors will lose authority. Production will decrease due to dissatisfaction. अब आपको बताने कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, मोस्ट लाइकली यहाँ पर आउटकम क्या होगा कि जो वर्कर्स हैं वो स्ट्रांगली मोटिवेटेड होंगे कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाएं और जो भी यहाँ पर स्टैंडर्ड है उसको पहले तो मीट करें और हो पाए तो स्टैंडर्ड से भी थोड़ा अच्छा बेटर काम करें। तो जो लोग यहाँ पर अपना अंडर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक सीवियर फाइनेंशियल पेनल्टी सफर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में FW टेलर का डिफरेंशियल पीस वेज प्लान आता है, जो कि एक कोर कंपोनेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी माना जाता है, जिसमें कि हम एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक डुअल रेट सिस्टम चलेगा, लो रेट जिसमें कि एक लोअर वेज रेट पर यूनिट पे किया जाएगा वर्कर्स को जो कि बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट देते हैं, और हाई रेट जहां पर एक सिग्निफिकेंटली हायर वेज रेट पर यूनिट पे किया जाएगा वर्कर्स को जो कि प्रोड्यूस करते हैं एट और अबव द स्टैंडर्ड आउटपुट। तो हमारे पास क्योंकि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो अभी करेंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं लेस देन स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर इस प्लान को अगर वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो इमीडिएटली यहाँ पर उनको लोअर पीस रेट मिलेगा। समझ में आ गया? सो हमारे पास में यहाँ जो जीनियसनेस बोलेंगे ना आप टेलर के सिस्टम की, वो यही है कि अर्निंग्स के बीच में एक मैसिव गैप आ गया, तो यहाँ पर जस्ट बिलो एंड जस्ट अबव द स्टैंडर्ड की बात आ गई। तो मानो आप ऐसा मानकर चलो कि स्टैंडर्ड है भाई 10 यूनिट्स आपको पर डे यहाँ पर क्रिएट करनी है, तो हाई रेट यहाँ पर आपके पास में कितना हो गया 50 रुपीज पर यूनिट और लो रेट हो गया 40 रुपीज पर यूनिट। अगर एक वर्कर 9 यूनिट्स बना रहे हैं तो उनको 360 रुपीज मिलेंगे, और अगर एक वर्कर यहाँ पर आपका कितना बना रहे हैं 10 यूनिट्स बना रहे हैं तो उनको 500 रुपीज मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस आ जाता है जस्ट एक यूनिट के ऊपर। तो हमारे पास में एक यूनिट की वजह से एक वर्कर का 140 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो ये इंटेंस फाइनेंशियल आपका प्रेशर इनके ऊपर क्रिएट कर देंगे। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। A non-profit faces difficulty because volunteers are unclear about their roles and there is no formal hierarchy. According to classical thinkers, the organization lacks esprit de corps, division of labor and chain of command, equity, initiative, remuneration. अब आपको बताने कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। हमारे पास में डिफिकल्टी क्यों क्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 8 कंपनी है, जो कि यहाँ पर वॉलंटियर्स अभी भी उनको ये नहीं पता उनका रोल एग्जैक्टली है क्या और किसे रिपोर्ट करना है। तो क्लासिकल थिंकर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर एंड चेन ऑफ कमांड वाला इशू है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो सिनेरियो आपको दो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर बताता है।
पहला प्रॉब्लम है कि वॉलंटियर्स को पता ही नहीं है उनके रोल्स के बारे में, तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसमें कि हमारे पास वर्क जो है वो स्मॉल स्पेशलाइज्ड जो टास्क में डिवाइडेड होना चाहिए, असाइन होना चाहिए स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, और ऑर्गेनाइजेशन जब इसको इम्प्लीमेंट कर रही है तो हर एक वॉलंटियर को एग्जैक्टली उनका स्पेसिफिक जॉब क्या है ये तो पता होना ही चाहिए। दूसरा, हमारे पास में कोई भी फॉर्मल हायरार्की नहीं है, तो जब कोई भी फॉर्मल हायरार्की नहीं है तो उससे क्या होगा, हमारे सामने कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, चेन ऑफ कमांड, स्केलर चेन वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि एक फॉर्मल अनब्रोकन लाइन है अथॉरिटी की फ्रॉम द टॉप डाउन टू द बॉटम, इसके बिना लोग यहाँ पर जान नहीं पाएंगे कि हु इज इन चार्ज, हु टू रिपोर्ट टू और हाउ डिसीजंस आर मेड। तो एक इम्प्लीमेंट करना है हमें चेन ऑफ कमांड, जो कि मिसिंग स्ट्रक्चर हायरार्की हमारे लिए यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। इक्विटी मैंने जैसा पहले भी बताया कि वर्कर्स को फेयरनेस, जस्टिस और काइंडनेस से आपको ट्रीट करना है, राइट। इनिशिएटिव में हमारे पास में एम्प्लॉइज को फर्स्ट स्टेप लेना है कि वो क्रिएट करें, एग्जीक्यूट करें प्लान्स को। अगर वॉलंटियर लैक करेंगे एक बेसिक हायरार्की या फिर डिफाइंड रोल्स, तो यहाँ पर उनके पास में अनस्ट्रक्चर्ड आपका इनिशिएटिव रहेगा। रेन्यूमरेशन में हमारे पास फेयर वेजेस एंड कॉम्पनसेशन की तरफ हम जाते हैं, जहां पर कि वॉलंटियर्स जो है वो नॉन प्रॉफिट वेज प्रिंसिपल्स के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो वो आपके कोर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि वॉलंटियर्स है ना। आप किसी एनजीओ के साथ काम कर रहे हो, वहां पैसे से ज्यादा आपको लगता है कि आप सोशल वर्क में डिपेंडेंसी रखो, राइट। चलो नेक्स्ट जाते हैं। A manager receives market trend shares with her team and represents the company at a conference. Which informational role is she performing? Monitor and disseminator, monitor and spokesperson, disseminator and spokesperson, monitor, disseminator and spokesperson, figurehead and leader. तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए। जब कोई मैनेजर मार्केट ट्रेंड्स को रिसीव करते हैं और इसको अपनी टीम के साथ में आपने शेयर कर रही है, तो ऐसे में हमारे पास में जो कंपनी है वो कॉन्फ्रेंस में है, कौन सा इंफॉर्मेशन रोल हो गया, मॉनिटर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड स्पोक्स पर्सन का। कैसे हुआ, देखो यहाँ पर आपके पास में मॉनिटर क्या करते हैं, मैनेजर रिसीव करेंगे मार्केट ट्रेंड्स को, मॉनिटर रोल में मैनेजर एक रिसीवर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं इंफॉर्मेशन का, और हमारे पास में कॉन्स्टेंटली स्कैन करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट रेलेवेंट डेटा से रिलेटेड। तो यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल डेटा दोनों देखना होता है इनको, एनवायरमेंट कैसा है। डिसैमिनेटर, उसमें क्या होगा, मैनेजर शेयर कर रहे हैं टीम के साथ में, तो हमारे पास में डिसैमिनेटर का जो रोल होता है, मैनेजर ने इंफॉर्मेशन ली, गैदर कर डिस्ट्रीब्यूट की इंटरनली अपने सबॉर्डिनेट्स को और कलीग्स को जिनको इसकी जरूरत है। और स्पोक्स पर्सन जो होते हैं वो कंपनी को कॉन्फ्रेंस में अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये काम मैनेजर कर रहे हैं। तो स्पोक्स पर्सन के रोल में मैनेजर ट्रांसमिट करेंगे इंफॉर्मेशन एक्सटर्नली लोगों के पास जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं, जैसे इंडस्ट्री पीयर्स हो गए, पब्लिक हो गए, अदर स्टेक होल्डर्स हो गए, ठीक है। चलो फिगर हेड यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सिंबॉलिक या सेरेमोनियल ड्यूटीज होती हैं, और लीडर डायरेक्ट मोटिवेट एंड मैनेज करते हैं सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्टली। क्लियर है, चलो नेक्स्ट जाते हैं। A policy requiring detailed rules for every task increase consistency, but employees feel like cogs in a machine. This drawback is most associated with scientific management only, bureaucratic management, human relations movement, contingency approach और systems approach। अब आपको बताने कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर एक पॉलिसी में हमें डिटेल्ड रूल्स दिए गए हैं हर एक टास्क के लिए, ताकि यहाँ पर कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड हो। तो ये आपका यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर आएगा, या फिर मोर ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये आपका ब्यूरोक्रेटिक में भी जा सकता है। अब ये दोनों ही आपके क्लासिकल और मैकेनिज्म अप्रोच में जाते हैं, तो हमें अब यहाँ पर क्या समझना होगा। देखो अगर ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में जाते हैं तो FW टेलर क्या कहते हैं कि एक वन बेस्ट वे यहाँ पर आपको देखना है कि कैसे टास्क परफॉर्म होगा। तो एक्सट्रीम स्टैंडर्डाइजेशन, जहां पर मैनेजर्स डिक्टेट करेंगे प्रिसाइज रूल्स हमारे पास क्या होने चाहिए। अब दूसरा यहाँ पर हमारे पास ड्रॉबैक क्या होती है इसकी, कि आप कंप्लीटली साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स वर्कर की इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी ऑटोनॉमी, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस ला सकते थे वर्कर्स, वो सब हटा दिया, जो कि इफेक्टिवली यहाँ पर इंटरचेंजेबल माने जाते हैं पार्ट्स ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट के साथ में। तो ये हो गए कॉग्स इन अ मशीन की तरह।
और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में मैक्स वेबर एम्फसाइज करते हैं कि रिजिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, स्ट्रिक्ट कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और इम्पर्सनैलिटी, ताकि हम यहाँ पर टोटल कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी मेंटेन रखें। तो वेबर ने यहाँ पर आयरन केज ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की थी, आयरन केज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि हैवी एम्फेसाइजेस हम किस पर डाल रहे हैं, रिजिड रूल्स के ऊपर, या फिर जो कि हमारे एम्प्लॉइज की इंडिविजुअलिटी खत्म कर देता है, स्ट्राइप ऑफ कर देता है, और यहाँ पर इनको माइंडलेस गेयर्स की तरह काम करवाता है, जो कि एक मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन में चल रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर किसके ऊपर फोकस करना होगा, ये बताओ कि यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए या फिर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो कॉक्स की तरह ना मशीन फील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में हर एक चीज के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और हमारे पास में कंसिस्टेंसी तो उससे बढ़ गई है। अच्छा, अगर हम बात करें हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों नहीं होगा, तो हम यहाँ पर एक्सट्रीम स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा रहे थे और हमारे जो मैनेजर्स थे वो प्रिसाइज रूल्स डिक्टेट कर रहे थे। यहाँ पर ये ऑलरेडी बने हुए रूल्स हैं कंपनी के, ठीक है। मैनेजर्स रूल नहीं बना रहे हैं, ये कंपनी की पॉलिसी में ही जा रहे हैं। तो मोनोटोनी आ जाती है, ह्यूमंस यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, a project team finds one sequence of activities has zero slack. If any activity in this sequence is delayed, the entire project will be delayed. The sequence is PERT path, critical path, float path, dependency path, gangplank. अब आपको बताने कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट टीम है, इन्होंने यहाँ पर एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज देखी जिसमें कि जीरो स्लैक था। अगर कोई भी एक्टिविटी सीक्वेंस में हमारी डिले की जाएगी तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही आपका डिलेड है। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस हमारा क्या कहलाना चाहिए, ये क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। तो हमारे पास में देखो किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, क्रिटिकल पाथ लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस पाथ होता है जिसमें कि हमारे पास में सीक्वेंस होगा डिपेंडेंट एक्टिविटीज का। डिपेंडेंट एक्टिविटीज होती हैं प्रोजेक्ट प्लान में, कंप्लीट हमें ऑन टाइम करना है फॉर प्रोजेक्ट ताकि हम इसकी डेडलाइन तक काम कंप्लीट कर पाए। ये लॉन्गेस्ट पाथ है, डिक्टेट करता है एब्सोल्यूट मिनिमम अमाउंट कि कितना टाइम हमें चाहिए कंप्लीट करने के लिए एंटायर प्रोजेक्ट को। तो जो एक्टिविटीज हैं वो अपने इस पाथ में जीरो स्लैक रखती हैं या जीरो फ्लोट रखती हैं। अगर एक टास्क आपके क्रिटिकल पाथ में डिले हो गया बाय इवन 1 डे, तो पूरा प्रोजेक्ट ही यहाँ पर एक दिन से डिले हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हमारे पास में PERT और CPM पाथ कुछ इस तरीके से ही बनते हैं। तो मान लो आपका स्टार्ट प्रोसेस है, फिर यहाँ पर हमारे पास में लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। अब हमारे पास में यहाँ पर पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और तब हम यहाँ पर अपनी फाइनल लाइन की तरफ आते हैं। क्लियर है? तो ये एक क्रिटिकल लाइन हमारे लिए यहाँ पर बना देती हैं जो कि किसी और चीज से कनेक्टेड नहीं है, केवल आप इसी तरह से काम करते हो। अच्छा, फ्लोट पाथ में क्या होता है, फ्लोट पाथ हमारे पास में इसको हम स्लैक भी बोलते हैं। तो अमाउंट जितना एक टास्क हमारा डिले किया जा सकता है, तो हम यहाँ पर ओवरऑल प्रोजेक्ट डेडलाइन को नहीं हटा रहे हैं, केवल एक पाथ में यहाँ पर फ्लोट है, तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ नहीं होगा, बफर बिल्ट होता है आपका फ्लोट पाथ में। डिपेंडेंसी पाथ में क्या होता है, जेनरिक टर्म है, ये बेसिकली कुछ टास्क होते हैं, सर्टेन टास्क जो कि आपके कंप्लीशन ऑफ अदर्स के ऊपर रिलाई करते हैं, सारे नहीं करते। और गैंग प्लान में हमारे पास हेनरी फेयोल का ही था ये क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी में कि एक टेम्पररी बायपास होगा स्ट्रिक्ट फॉर्मल हायरार्की से, ताकि डायरेक्ट लेटरल कम्युनिकेशन हो एम्प्लॉइज के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और हम डिसीजन मेकिंग स्पीड अप कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिटिकल पाथ आपका आंसर हो जाएगा। Next question. 3 managers argue about what? They are arguing about whether management is a science or an art. Which justification best supports the view that it is about? Universal principles plus personal skill application. It is only a science, body of knowledge. It is only an art, deals with people. Neither it is a profession. It is a process, not science or art. तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए, कौन सा व्यू आपके लिए दोनों चीजों को सपोर्ट कर रहा है कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है और मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। ठीक है,
देखो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स प्लस आपके यहाँ पर पर्सनल स्किल एप्लीकेशन के साथ जाएंगे, जिसमें कि हमारे पास जो डिबेट है वो क्या है कि आर्ट और साइंस मैनेजमेंट में आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये पता है, खैर इंडिया में तो इतना नहीं होता है, लेकिन अगर आप बाहर देखेंगे तो बाहर जैसे यूके है या फिर आपकी डेवलप्ड कंट्रीज में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं, अगर मान लो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, तो उनको बोला जाएगा कि वो सोशियोलॉजी या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट ले जो कि आर्ट साइड का है, एंड सेम गोज अदर वे ऑल्सो। तो हमारे पास में आप देखेंगे एक सक्सेसफुल मैनेजर को दोनों चीजें चाहिए, आर्ट भी चाहिए और साइंस भी चाहिए। साइंस क्यों चाहिए? यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, यहाँ पर एक सिस्टमाइज्ड बॉडी है नॉलेज की, एस्टैब्लिश थियरीज होती हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं जो, और लॉजिकल फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनको हम लर्न करेंगे, टेस्ट करते हैं और इवेलुएट कर कर यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और आर्ट में पर्सनल स्किल एप्लीकेशन लगती है। अब आपके कोई एम्प्लॉय के साथ में अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं सामने, तो आप अपनी पर्सनल स्किल्स को भी यूज करते हैं। तो आर्ट यहाँ पर प्रैक्टिकल पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन नॉलेज की, तो हर एक मैनेजर यूनिक सिचुएशंस फेस करता है, डाइवर्स पर्सनालिटीज होती हैं, अनप्रेडिक्टेबल क्राइसिस आते हैं, तो यहाँ पर हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगाने होते हैं, पर्सनल इंट्यूशंस, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और जजमेंट करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। एक सर्जन डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे हेड ऑफ फार्मेसी को अर्जेंट मेडिसिन के लिए, बाईपास करेंगे फॉर्मल हायरार्की। कोयल यहाँ पर इस शॉर्टकट को कहते हैं कि हम यहाँ पर वुड कॉल द शॉर्टकट एज यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन वायलेशन, गैंग प्लान, सेंट्रलाइजेशन और ऑर्डर। Now you have to answer me which should be the correct option for this. A surgeon is directly contacting the head of pharmacy कि भाई अर्जेंट मेडिसिन चाहिए, तो यहाँ पर फॉर्मल हायर की पूरी हटा दी गई। तो हमारे पास में प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है? यहाँ पर हमारे पास में प्रॉब्लम है अर्जेंसी की डिसीजन मेकिंग करनी है, स्पीड अप करना है प्रोसेस। तो गैंग प्लान मैंने बताया था आपको, जहाँ पर स्केलर चेन जो होता है वो आपका यहाँ पर फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, मैसेज हमारा अप से डाउन की तरफ जाना चाहिए। फेयल को ये लगता है कि अगर हम स्ट्रिक्टली इस चेन को फॉलो करेंगे इमरजेंसीज में तो डेंजरस डिलेज हो सकते हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम गैंग प्लान लेकर आए। गैंग प्लान में हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर ऑथराइज शॉर्टकट है, अलाउ करेगा एम्प्लॉइज को कि सेम हायरार्कियल लेवल पर वो कम्युनिकेट करें डायरेक्टली एक दूसरे के साथ में, ताकि टाइम से वो अर्जेंट सिचुएशंस में बाईपास करें फॉर्मल टॉप डाउन हायरार्की को। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका आंसर भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A candidate is selected for a managerial position because he is the owner's nephew, not because of his qualification. The manager is professional, political, patrimonial, civil servant or first line manager. अब ये तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है कि अगर कोई बंदा है जो कि यहाँ पर अपने नेफ्यू को जॉब दे रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर किसी के क्वालिफिकेशंस नहीं चेक कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर देख रहा है कि भाई मेरे जो अपना नेफ्यू है, फैमिली है, इनको यहाँ पर हमें प्रायोरिटाइज करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास पता है कि भाई ये कौन है, पैट्रीमोनियल मैनेजर है। ठीक है, तो हमारे पास में पैट्रीमोनियल मैनेजर होते हैं जो कि अक्वायर करेंगे मैनेजरियल पोजीशन by virtue of their birth, family relationship, ownership ties, rather than की formal qualification, merit या technical expertise है। तो ये जो कैंडिडेट हैं, अब ये यहाँ पर हायर स्पेसिफिकली क्यों किए गए, क्योंकि ओनर के नेफ्यू हैं, ना कि उनके स्किल्स की वजह से। सो हमारे पास में इसका आंसर भी सी हो जाएगा। प्रोफेशनल मैनेजर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर लेंगे। पॉलिटिकल मैनेजर जो कि यहाँ पर मैनेजमेंट पोजीशन में इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से आए हैं, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस या फिर स्पेसिफिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से। सिविल सर्वेंट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस यहाँ पर जैसे आपको पता है आईपीएस होते हैं। और फर्स्ट लाइन मैनेजर यहाँ पर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन हायरार्की, जैसे फ्लोर सुपरवाइजर, फोरमैन, जो कि डायरेक्टली ऑपरेशनल वर्कर्स को मैनेज कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A manager finds a worker is not motivated by money alone, but seeks recognition and social acceptance. The understanding is influenced by scientific management, bureaucratic management, neoclassical theory, mathematical approach, classical administrative theory. तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक मैनेजर को यहाँ पर एक वर्कर मिलते हैं जो कि पैसे से नहीं मोटिवेट हो रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर इनको रिकॉग्निशन चाहिए, सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए, इनको अपना न्यूज़पेपर में नाम चाहिए, ठीक है? ये चाहते हैं कि इनका मीडिया इंटरव्यू ले, तो ये आपके नियो क्लासिकल थियरी में आएंगे। तो हमारे पास में मैनेजमेंट में क्या होगा, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जो है वो हमारा एनकम्पास किया जाता है। एक मैसिव शिफ्ट आती है कि कैसे जो वर्कर्स हैं उनको व्यू किया गया। तो मैनेजमेंट ये बिलीव करती है कि रैशनल इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट है, जहां पर वर्कर्स आपके केवल मोटिवेट कैसे हो रहे हैं, मोटिवेट फाइनेंशियल गेन से। तो यहाँ पर एल्टन मायो को देखो आप, जिन्होंने हॉथरॉन स्टडीज कंडक्ट की थी, तो इन्होंने क्या प्रूव किया कि ये ना फॉल्स है कॉन्सेप्ट जो है सोशल मैन का। वो इन्होंने यहाँ पर डिस्कवर किया कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोशल एक्सेप्टेंस है विद इन अ ग्रुप, पब्लिक रिकॉग्निशन है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, वो ज्यादा पावरफुल मोटिवेटर्स होते हैं देन द मनी अलोन, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास में न्यू क्लासिकल थियरी के अंडर ये आ जाएगा। रिमेनिंग थियरीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी हमारे पास हेनरी प्योल की थी, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में मैक्स वेबर पढ़ा था, और साइंटिफिक मैनेजमेंट में एफडब्ल्यू टेलर के बारे में, राइट? सो आज के लिए बस इतना ही है। सोशल नीड्स मैटर एज मच एज पे, हॉथरॉन ने बोला है। स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स chaos, पेयोल ने और वेबर ने बोला। स्ट्रेटेजिक रोल्स आपके डिफाइन करेंगे लीडरशिप को, मिंसबर्ग ने बोला। और मैनेजमेंट यहाँ पर रिगरस साइंस और क्रिएटिव आर्ट दोनों ही होती है। आज के लिए बस इतना ही है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है? मैं आपको आंसर कर दूंगी। इसके अलावा अभी मैं सोच रही हूँ, आप मुझे एक बार बताना कमेंट कर कर, व्हाट डू यू प्रेफर? So every day one lecture of management and then we will start with other subjects, और every alternate day यहाँ पर एक मैनेजमेंट का लेक्चर, देन फाइनेंस का, देन मैनेजमेंट, देन फाइनेंस, एंड 30 मिनट्स का लेक्चर आपका करंट अफेयर्स, जिसमें कि ईएसआई के कॉन्सेप्ट्स, रिपोर्ट्स, ये सब हम कवर करें। और एक यहाँ पर स्टूडेंट है अनुष्का, उन्होंने बोला था रिपोर्ट्स को मैं एनालिटिकली पढ़ाऊं ताकि आपको डिस्क्रिप्टिव में हेल्प हो। तो मैं यहाँ पर क्या क्या चीजें कर सकती हूँ या फिर क्या बेटर रहेगा आपके लिए, वो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं, ठीक है? बाकी अच्छे से पढ़ो, वीडियोस को थोड़ा लाइक शाइक कर दिया करो, उससे थोड़ा प्रमोट हो जाता है। टेलीग्राम में हमारे बारे में बता सकते हो, तो थोड़े व्यूज वगैरह आ जाते हैं ना, तो लगता है कि यार कोई देख रहा है। और व्यूज नहीं आते ना, तो फिर लगता है कि यार कोई देख नहीं रहा, तो सीरीज भी क्या चलानी है, ठीक है? चलो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा मैं हजारों वीडियो व्यूज के लिए नहीं बोलती हूँ, बट एटलीस्ट यहाँ पर 20-30 लोग तो वीडियो देखें, राइट? चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।